साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र जो पब्लिकेशन है इनके द्वारा करंट अफेयर की मैगजीन निकाली गई है दृष्टि नाम से, दृष्टि 2021, जिसमें 1 सितंबर 2020 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है। और यह जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है या जो ये करंट अफेयर हैं, ये आपका आगामी जो परीक्षा PCS 2021 की 24 अक्टूबर 2021 को होना है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही जो अन्य परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, उन सभी के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य या इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो 11 सितंबर 2021 को प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता जो है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसमें रक्षा एवं विदेश मंत्री स्तरीय इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व जो है ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस पायने और वहां के रक्षा मंत्री पीटर ड्यूटन ने किया। इसमें ध्यान रखिएगा कि 4 जून 2020 को आयोजित प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल लीडर समिट के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति बनी थी। इसमें दोनों देशों के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के मध्य प्रत्येक 2 वर्ष पर, तो ध्यान रखिएगा प्रत्येक वर्ष नहीं है यह प्रत्येक 2 वर्षों पर रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हेतु 2+2 वार्ता आयोजित करने का प्रावधान शामिल था। इसमें उल्लेखनीय है कि भारत के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करने वाला ऑस्ट्रेलिया तीसरा देश है। तो पहले 2 देश कौन से हैं? तो इसके अतिरिक्त 2 देश अमेरिका और जापान हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि भारत और रूस के मध्य भी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के आयोजन पर सहमति बनी है, और अभी आयोजन हुआ नहीं है। इसलिए अभी तक केवल 3 देशों के साथ ही 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होगी वो 2023 में होगी, 2021 के बाद 2 वर्ष बाद 2023 में। अगला है भारत डेनमार्क के बारे में। तो 9 सितंबर 2021 को भारत एवं डेनमार्क ने हरित रणनीतिक साझेदारी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंग के रूप में नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में अपतटीय पवन एवं नवीकरणीय ऊर्जा हेतु एक संयुक्त उत्कृष्टता केंद्र ज्वाइंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑफशोर विंड एंड रिन्यूएबल एनर्जी को लॉन्च किया है। यहाँ ध्यान रखिएगा यह जो है यह जो केंद्र है यह एक प्रकार का ज्ञान हब है जो 4 कार्य समूहों के माध्यम से क्रियान्वित होगा या के आसपास यह केंद्रित होगा। कौन कौन से? ये 4 कार्य समूह कौन से हैं? स्थानिक योजना, दूसरा है वित्तीय ढांचे की शर्तें, तीसरा है आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना और चौथा है मानक तथा परीक्षण। भारत अमेरिका के बारे में बात कर लें तो 9 सितंबर 2021 को नवीनीकृत भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी, जिसे स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप या SCEP कह सकते हैं, इसको लॉन्च किया है। यह जो SCEP अर्थात भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी, इसको भारत अमेरिका जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी के अनुसरण में नए रूप में लॉन्च किया गया है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि 22-23 अप्रैल 2021 को अमेरिका द्वारा आयोजित लीडर समिट ऑन क्लाइमेट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी की घोषणा की थी। और यह जो आपका भारत अमेरिका जलवायु स्वच्छ ऊर्जा ये है, एक सेकेंड, आपका भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी SCEP है। इसके सहयोग के तहत सहयोग के 5 स्तंभों पर अंतर सरकारी बैठकों का आयोजन किया जाएगा। ये 5 स्तंभ कौन से हैं? विद्युत एवं ऊर्जा दक्षता, उत्तरदायी तेल एवं गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत वृद्धि और उभरते ईंधन को बाद में जोड़ा गया है। इसमें ध्यान रखिएगा कि अप्रैल 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री एवं तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर भारत अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी SEP स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप की स्थापना की गई थी, जिसे अब जो है SCEP कर दिया गया है। यहाँ ध्यान रखिएगा, आगे इसमें देखते हैं। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने अपने शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 50 से 52% कटौती का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं भारत ने भी वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2030 तक 450 गीगावाट का। यहाँ एक फैक्ट और याद रखिएगा कि 4 मार्च 2021 को असम से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए लाल चावल या बाओ धान की पहली खेप को रवाना किया गया है। आगे इसी में देख लेते हैं जलवायु कार्यवाही एवं वित्तीय गतिशीलता संवाद CAFMD के बारे में। तो 13 सितंबर 2021 को
भारत एवं अमेरिका ने जलवायु कार्रवाई वित्तीय गतिशीलता संवाद CAFMD या क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग को लॉन्च किया है। उल्लेखनीय है कि यह जो जलवायु कार्रवाई एवं वित्तीय गतिशीलता संवाद CAFMD है, यह भारत अमेरिका जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी के 2 ट्रैकों में से एक है। तो एक ट्रैक तो ये है, दूसरा ट्रैक कौन सा है? वह आपका भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी SCEP, जिसकी चर्चा हम लोग ऊपर किए हैं। आगे बात कर लेते हैं भारत और मालदीव के बारे में। तो 22 मई 2021 को भारत द्वारा मालदीव के अड्डू शहर में भारत के एक नई वाणिज्यिक दूतावास को खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है। तो यहाँ पर बस इतना ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं भारत दक्षिण कोरिया के संबंध के बारे में। तो 26 मार्च 2021 को दिल्ली कैंट में भारत कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया। यह पार्क भारत दक्षिण कोरिया के सुदृढ़ मैत्री संबंधों का प्रतीक है। साथ ही यह पार्क कोरियाई युद्ध 1950 से 53 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में भारत के योगदान के स्मारक के रूप में भी है। आगे चलते हैं भारत बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 से 27 मार्च 2021 के दौरान बांग्लादेश की राजकीय यात्रा पर थे। यह यात्रा संपन्न की। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोविड-19 महामारी के प्रकाश में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली विदेश यात्रा थी और प्रधानमंत्री की यह बांग्लादेश यात्रा 3 युगांतकारी घटनाओं के स्मरणोत्सव के अवसर पर संपन्न हुई। कौन कौन सी 3 ये घटनाएं? पहला, मुजीब बोरशो अर्थात बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी। दूसरा, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष। तीसरा, बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम की 50वीं वर्षगांठ अर्थात स्वर्ण जयंती समारोह, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत में बांग्लादेशी युवाओं के अध्ययन के लिए 1000 सुवर्ण जयंती छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस समारोह के अवसर पर प्रख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित अजय चक्रवर्ती ने बंगबंधु को समर्पित एक विशेष राग मैत्री की रचना की है। इस यात्रा के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय में बंगबंधु पीठ या बंगबंधु चेयर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है तथा साथ ही भारत द्वारा बांग्लादेश को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करने की तिथि 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश में स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में बांग्लादेश के आशुगंज में एक युद्ध स्मारक की स्थापना का निर्णय लिया है तथा दोनों पक्ष पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के मध्य मिताली एक्सप्रेस नामक एक नई ट्रेन सेवा को आरंभ करने पर सहमत हुए। तो ध्यान रखिए कि मिताली एक्सप्रेस किसके मध्य चलाई जाएगी? भारत और बांग्लादेश के मध्य में। यह ट्रेन दिसंबर 2020 में पुनः बहाल किए गए हल्दीबाड़ी, जो कि भारत में है, और बांग्लादेश के चिल्हाड़ी रेल संपर्क से होकर के गुजरेगी। यहाँ ध्यान रखिए कि दोनों पक्षों द्वारा बांग्लादेश के मुजीबनगर और पश्चिम बंगाल के नदिया के मध्य ऐतिहासिक सड़क को जोड़ने एवं इसका नामकरण क्या किया गया है? सद्दी नोता शोरोक करने की घोषणा की है। आगे चलते हैं, इसी में और आगे देखें तो 17 दिसंबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के मध्य एक आभासी सम्मेलन या वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके तहत 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था? इसमें जो एक महत्वपूर्ण था वह था दोनों देशों के मध्य संपर्क को स्थापित करना, अर्थात बांग्लादेश के चिल्हाड़ी और भारत के हल्दीबाड़ी के मध्य महत्वपूर्ण रेल लिंक को पुनर्बहाल इस समझौतों के माध्यम से किया गया है। यहाँ ध्यान रखिएगा, हल्दीबाड़ी और चिल्हाड़ी रेल लिंक जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य वर्तमान में संचालित 5वीं रेल लिंक है। तो 4 कौन सी हैं? तो भारत के पेट्रोपोल और बांग्लादेश के बेनापोल के मध्य में। दूसरी, भारत के गेदे और बांग्लादेश के दर्शन के मध्य में। तीसरा, भारत के सिंघाबाद और बांग्लादेश के रोहनपुर। चौथा है भारत के राधिकापुर और बांग्लादेश के बिरोल के मध्य में। यहाँ पर थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री सेतु के शुभारंभ के संबंध में। तो 9 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री सेतु का शुभारंभ किया। इस सेतु का निर्माण फेनी नदी पर किया गया, जिसकी लंबाई
1.9 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा किस नदी पर है, फेनी नदी, और 1.9 किलोमीटर लंबी है। यह सेतु जो है भारत के शबरूम, दक्षिण त्रिपुरा जिले के शबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस सेतु का संचालन आरंभ होने के बाद बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह तक पहुंच के साथ ही त्रिपुरा जो है वो गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। आगे बात कर लेते हैं हम लोग भारत और स्वीडन के मध्य रिश्तों के बारे में। तो 5 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के मध्य वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने एम्स जोधपुर में स्थित एम्स में एक स्वीडन भारत स्वास्थ्य हब की स्थापना का स्वागत किया गया। तो ध्यान रखिए कहाँ पे, तो जोधपुर के एम्स में। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते के समर्थन करने के उपरांत स्वीडन जो है 17 जुलाई 2021 को इसका आधिकारिक सदस्य बन गया है। उल्लेखनीय है कि भारत एवं स्वीडन ने अप्रैल 2018 में स्टॉकहोम में आयोजित प्रथम भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी की थी। भारत और फ्रांस के मध्य की बात देखें तो 28 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष का उद्घाटन किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 को हरित ग्रह की दिशा में भारत फ्रांस गठबंधन का वर्ष ईयर ऑफ इंडो फ्रेंच अलायंस टुवर्ड्स ए ग्रीनर प्लैनेट के रूप में मनाया जा रहा है। यह पर्यावरण वर्ष 5 मुख्य विषयों पर केंद्रित है। कौन कौन से? पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, सतत शहरी विकास और नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता का विकास। और इससे आगे की चीज़ें देखें, भारत और अफगानिस्तान के मध्य के संबंधों की चर्चा करें तो 9 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य शहतूत बांध या लालंदर बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह परियोजना भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य नई विकास साझेदारी न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप का एक हिस्सा है। इस बांध का निर्माण अफगानिस्तान के चाहार आशियाब जिले में काबुल नदी की सहायक नदी मैदान नदी पर किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, लालंदर या शहतूत बांध का निर्माण अफगानिस्तान की काबुल नदी की सहायक नदी मैदान नदी पर किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि यह भारत द्वारा अफगानिस्तान में बनाया जा रहा दूसरा प्रमुख बांध है। इससे पहले जो था तो भारत सरकार के वित्त पोषण से अफगानिस्तान में निर्मित प्रथम बांध भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध के नाम से जानते हैं, जिसे सलमा बांध के नाम से भी जाना जाता है। और सलमा बांध का उद्घाटन जो है आपका 2016 में किया गया था। आगे बात कर लेते हैं ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में। तो अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के उपरांत भारत ने 16 अगस्त 2021 को काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित भारत लाने के एक जटिल मिशन की शुरुआत की। इस मिशन का नाम क्या दिया गया? ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ध्यान रखिएगा ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है, इसके बारे में और थोड़ा देखते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में एक तो ये भारत ऑपरेशन देवी शक्ति भारत में चला, इसी प्रकार से कई अन्य देशों ने भी इस प्रकार के मिशन चलाए, जैसे कि दक्षिण कोरिया की सशस्त्र सेनाओं द्वारा ऑपरेशन मिरेकल और कनाडा द्वारा ऑपरेशन एजिस का संचालन किया गया। भारत वियतनाम के बारे में बात करें तो 21 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वियतनाम के तत्कालीन प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक के मध्य वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के मध्य व्यापक रणनीतिक साझेदारी के भविष्य में कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2021 से 23 हेतु कार्ययोजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इसके तहत 7 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने भारत वियतनाम सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक आदान प्रदानों पर विश्व कोष हेतु एक द्विपक्षीय परियोजना को लॉन्च करने की घोषणा की है। यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा, वर्तमान में यहाँ के वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है? फॉम मिन चिन है। अब इसको आप जैसे ही पढ़ पाएँ। अगला है भारत भूटान के संबंध में। तो 20 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग के साथ वर्चुअल माध्यम से रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया। इसके दूसरे चरण में भूटान नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए रुपे कार्ड के धारक भारत में इसका उपयोग कर सकेंगे। और रुपे कार्ड के प्रथम चरण का शुभारंभ जो है अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भूटान यात्रा के दौरान किया था। इसके अतिरिक्त क्या भी ध्यान रखिएगा, भूटान में भीम यूपीआई को भी एक्सेप्टेंस मिली है। तो 13 जुलाई 2021 को NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा ने भूटान में भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान को सक्षम और कार्यान्वित करने के लिए भूटान के रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ साझेदारी की घोषणा की है।
इस साझेदारी के साथ भूटान अपने QR परिनियोजन हेतु यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भीम एवं रुपए कार्ड को स्वीकार करने वाला एकमात्र देश बन गया है। आगे चलते हैं भारत और इटली के संबंध में। तो 6 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री गियुसेप्पे कोंटे के मध्य एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहाँ ध्यान रखिएगा कि यूरोपीय संघ में, जो यूरोपीय संघ है, इसमें जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद इटली भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत इटली वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान जो है ऊर्जा, मत्स्य पालन, पोत निर्माण, डिजाइन आदि क्षेत्रों में 15 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। और इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत एवं इटली के मध्य विस्तारित साझेदारी हित कार्य योजना 2020 से 2024 को अंगीकृत किया गया है। आगे देखते हैं इसमें एक सेकेंड। अब भारत मॉरिशस के बारे में बात करें तो अगस्त 2020 में मॉरिशस ने हिंद महासागर में देश के दक्षिण पूर्वी तट पर फंसे जापान के स्वामित्व वाले MV वाकाशियो पोत से तेल का रिसाव शुरू होने के बाद पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी। तो किसने घोषणा की थी? मॉरिशस ने की थी। ठीक है, यह पोत जो यहाँ पर फंस गया था, जिससे रिसाव हो रहा है, यह पोत पॉइंटे डी एस्नी के क्षेत्र में फंसा था और यह इस पॉइंट डी एस्नी के आसपास का क्षेत्र जो है बहुत ही पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील इलाका है। आगे स्वेज नहर की बात कर लेते हैं। तो मार्च 2021 में स्वेज नहर की समस्या से निपटने के लिए भारत ने 4 सूत्रीय योजना बनाई, क्योंकि वहाँ पे एक जलयान जो है फंस गया था। तो इसमें केप गुड ऑफ होप के जरिए पोतों को गंतव्य तक पहुँचाया जाना शामिल रहा है। इसमें 23 मार्च 2021 को स्वेज नहर में 23 मार्च 2021 को एवर गिवन नामक एक पोत के द्वारा यहाँ का जो यातायात जलमार्ग था उस पर यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। यह पोत चीन से माल लादने के बाद नीदरलैंड के पोर्ट रॉटरडैम जा रहा था और ये जो है जापान का जलयान रहा है। आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण के बारे में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 की बात कर लेते हैं, अर्थात ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। तो सर्वप्रथम ये जो इंडेक्स है वर्ष 2007 में इसको लॉन्च किया गया था, 2007 में। फिर वर्ष 2020 तक इसको लॉन्च कौन करता था? तो वर्ष 2020 तक प्रतिवर्ष इस सूचकांक का प्रकाशन कॉर्नेल विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क का, इनसीड तथा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा संयुक्त रूप से इसको जारी किया जाता था। अब वर्ष 2021 में इस सूचकांक का प्रकाशन WIPO अर्थात विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा पोर्टू लंस इंस्टीट्यूट, विभिन्न कॉर्पोरेट तथा अकादमिक नेटवर्क भागीदारों एवं GII सलाहकारी बोर्ड की साझेदारी में किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII भी इस सूचकांक के प्रकाशन में कॉर्पोरेट भागीदार के रूप में शामिल है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देखें तो यह जो इंडेक्स जारी किया गया है 2007 के बाद यह 14वां वार्षिक इसका संस्करण है तथा वर्ष 2021 के वैश्विक नवाचार सूचकांक का जो केंद्रीय विषय है वो क्या है? कोविड-19 महामारी के जरिए नवाचार का पता लगाना, ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू द कोविड-19 क्राइसिस। इस सूचकांक में विश्व की 132 अर्थव्यवस्थाओं को उनके नवाचार परितंत्र के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है और 132 अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग 81 विभिन्न संकेतकों के आधार पर तैयार की गई है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में लगातार 11वें वर्ष जो है स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर रहा है। ध्यान रखिएगा, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में नंबर 1 पे कौन है? स्विट्जरलैंड, और लगातार 11 वर्षों से नंबर 1 पर है। और वहीं जो लगातार 3 वर्षों से स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका तथा UK शीर्ष 5 देशों में शामिल हैं। तो नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे स्वीडन, तीसरे पे अमेरिका और चौथे पे UK अर्थात इंग्लैंड है। जबकि वर्ष 2021 में पहली बार दक्षिण कोरिया जो है शीर्ष 5 देशों में शामिल हो गई है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में वर्ष 2015 से भारत की रैंकिंग में लगातार सुधार हुआ, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कितनी थी? 48 थी और इस तरह से भारत पहली बार शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल किया गया था 2020 में। वहीं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत जो है 2 स्थानों के सुधार के साथ 46वें स्थान पर हो गया। किस पे हो गया है? 46वें रैंक पर यह पहुंच गया है। आगे चलते हैं इसी में, तो देखिए मध्य एवं दक्षिण एशिया में भारत जो है शीर्ष नवाचारी देश है। वहीं निम्न मध्यम आय समूह के देशों में भारत को दूसरी रैंक, वियतनाम को प्रथम स्थान और भारत को निम्न मध्यम आय वाले समूह के देशों में दूसरी स्थान मिली है। वहीं बंगलुरु, दिल्ली तथा मुंबई शीर्ष 100 वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी
क्लस्टरों में शामिल हैं। और ध्यान रखिएगा, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में अंगोला जो है वो 132वीं रैंक पर है, सबसे लास्ट पर है अंगोला। तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं जो टॉप के देश हैं, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, यूके, ठीक है। और थोड़ा सा ब्रिक्स देशों में, जो ब्रिक्स देशों के सदस्य हैं उनकी स्थिति देखें क्या है इस रैंकिंग में। तो इसमें सबसे अच्छी रैंकिंग जो है वो आपकी चीन की 12 रैंक है। इसके बाद जो है 45वीं रैंक आपकी रूस की है। तो इसके बाद आपकी भारत का नंबर आएगा 46वीं रैंक, फिर आपका ब्राज़ील का नंबर आएगा 57 और फिर दक्षिण अफ्रीका का आएगा 61। आगे बात कर लेते हैं टाइम 100 सूची 2021 के बारे में। टाइम 100 सूची जो है ये टाइम 100 विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की एक वार्षिक सूची है जो अमेरिकी पत्रिका जिसका नाम है टाइम, इसके द्वारा जारी की जाती है। यह सूची सर्वप्रथम वर्ष 1999 में प्रकाशित की गई थी। इस सूची में 6 अलग अलग क्षेत्रों के लोग शामिल किए जाते हैं। आइकॉन, पायनियर, टाइटन, आर्टिस्ट, लीडर्स तथा इनोवेटर्स इसमें आते हैं, ठीक है। तो देखिए, वर्ष 2021 की टाइम 100 सूची जो है ये टाइम पत्रिका द्वारा 15 सितंबर 2021 को जारी किया गया। वर्ष 2021 की टाइम 100 सूची में 3 भारतीयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला को इसमें स्थान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेतृत्वकर्ता लीडर्स की श्रेणी में शामिल किया गया है। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि आज़ादी के 74 वर्षों में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं इंदिरा गांधी के साथ भारत के 3 महत्वपूर्ण नेताओं को इस ग्रुप में शामिल किया गया है। और जो ममता बनर्जी हैं उनको भी नेतृत्वकर्ता की श्रेणी में रखा गया है, जबकि आदार पूनावाल को इस सूची में अग्रदूत अर्थात पायनर्स के रूप में स्थान दिया गया है। आगे चलते हैं त्रिपक्षीय रक्षा साझेदारी ऑकुश के बारे में। ऑकुश देखिए, वर्ष 1951 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संधि हुई जिसको ANJUS शॉर्ट में कह सकते हैं। इसकी 17वीं वर्षगांठ पर हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा एवं शांति को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, पहले आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका था, अब ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, पहले भी 3 थे अब भी 3 है, परंतु अब न्यूजीलैंड इसमें शामिल नहीं है, उसकी जगह पे यूके को अर्थात यूनाइटेड किंगडम को शामिल कर लिया गया है। तो इन्होंने एक त्रिपक्षीय रक्षा साझेदारी पहल ऑकुश, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, इसको शॉर्ट करेंगे तो ऑकुश आएगा, इसको शुरू करने की घोषणा की है। यहाँ आगे चलते हैं, इसमें 1 सेकेंड। इस पहल का प्राथमिक जो उद्देश्य है वह हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति एवं सुरक्षा होने के साथ साथ 18 माह प्रोजेक्ट भी है। 18 माह प्रोजेक्ट के तहत ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है। इन पनडुब्बियों का निर्माण ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में किया जाएगा तथा ज्ञातव्य है कि वर्ष 1968 में प्रस्तुत की गई परमाणु हथियारों की अप्रसार संधि NPT पर ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 1970 में हस्ताक्षर किया था। आगे चलते हैं टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 के बारे में। तो इसके बारे में देखते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, 2 सितंबर 2021 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 जारी की है। इसमें 5 क्षेत्रों में विभक्त 13 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर वैश्विक विश्वविद्यालय को रैंकिंग तैयार की गई है। ये 5 क्षेत्र कौन से हैं? शिक्षण, दूसरा है शोध, तीसरा है उद्धरण, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और 5वां है उद्योग आय। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? तो वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 में 99 देशों एवं क्षेत्रों के रिकॉर्ड 1662 विश्वविद्यालयों को रैंक प्रदान की गई है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 71 भारतीय संस्थानों को जगह मिली, जबकि गत वर्ष 63 भारतीय संस्थानों को ही इसमें जगह मिली थी। हालांकि कोई भी भारतीय संस्थान शीर्ष 300 रैंक में शामिल नहीं हो सका है। आगे चलते हैं। भारतीय संस्थानों में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इसको सर्वोच्च रैंक प्राप्त हुई है। इसके बाद भारतीय संस्थानों में IIT रोपण, ये द्वितीय स्थान पर है भारत की तरफ से। आगे चलते हैं, अगला है, इसमें आप देख सकते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के शीर्ष विश्वविद्यालय कौन से हैं? तो नंबर 1 पे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, इंग्लैंड का है ये। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अमेरिका का है, USA का है।
और हार्वर्ड विश्वविद्यालय ये भी आपका यूएसए का है। आगे चलते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में से 8 जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालय हैं। तो भारत की तरफ से शीर्ष में आपका भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, ठीक है, और दूसरे पे IIT रोपड़ है। आगे चलते हैं हुरून ग्लोबल 500 सूची 2021 के बारे में। तो 20 अगस्त 2021 को हुरून अनुसंधान संस्थान द्वारा हुरून ग्लोबल 500 सूची जारी की गई। हुरून ग्लोबल 500 विश्व की 500 सबसे मूल्यवान गैर राज्य नियंत्रित कंपनियों की सूची है। इस वर्ष की रैंकिंग जो है चीन के पूर्वी शहर जियांगसिंग के सहयोग से जारी की गई है। हुरून ग्लोबल 500 के तहत सूचीबद्ध कंपनियों को उनके बाजार पूंजीकरण के आधार पर, जबकि गैर सूचीबद्ध कंपनियों को उनके मूल्य वैल्यूएशन के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। तो जो पंजीकृत हैं, सूचीबद्ध हैं, उन्हें उनका क्या होगा, बाजार पूंजीकरण होगा, जबकि जो गैर सूचीबद्ध कंपनियां हैं उनके मूल्य के आधार पर उनको रैंकिंग प्रदान की गई है। आगे देखते हैं इसमें, एक सेकंड, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट वो है कि हुरून ग्लोबल 500 सूची के अनुसार अमेरिकी कंपनी एप्पल जो है वो विश्व की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी है, तथा ये जो रैंकिंग जारी की गई है इसमें 500 विश्व की 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में 243 कंपनियां अमेरिका की हैं, जबकि चीन की 47 हैं और जापान की 30 कंपनियां इसमें शामिल हैं। वहीं हुरून ग्लोबल 500 सूची में जो शीर्ष 5 कंपनियां हैं उनको देखें तो एप्पल अमेरिका का है, माइक्रोसॉफ्ट ये भी अमेरिका का, अमेजन अमेरिका का है, अल्फ़ाबेट अमेरिका का है और फेसबुक भी आपका अमेरिका का ही है। तो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, अल्फ़ाबेट और फेसबुक ये टॉप की 5 कंपनियां हैं। 12 निजी भारतीय कंपनियों को विश्व की 500 सबसे मूल्यवान निजी कंपनियों की सूची में जगह दी गई है और हुरून ग्लोबल 500 सूची में शामिल कंपनियों की संख्या की दृष्टि से भारत जो है विश्व में 9वें स्थान पर है और हुरून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज वो 57वें स्थान पर काबिज है, जो भारतीय कंपनियों में शीर्ष पर है। वहीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 75वां स्थान है और यह भारत की दूसरी तथा HDFC बैंक तीसरी सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी है। आगे बात कर लेते हैं भारत द्वारा किगाली संशोधन का अनुसमर्थन के बारे में। तो देखिए, ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ऐतिहासिक बहुपक्षीय पर्यावरणीय संधि है जो ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के रूप में संदर्भित लगभग 100 मानव निर्मित रसायनों के उत्पादन एवं उपभोग को विनियमित करती है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में यह पहली संधि है जिसे सार्वभौमिक अनुसमर्थन यूनिवर्सल रेक्टिफिकेशन प्राप्त हुआ, अर्थात यह संधि संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य राष्ट्र 198 सदस्य हैं इनके द्वारा अनुसमर्थित है और वर्ष 1987 में हस्ताक्षरित यह संधि वर्ष 1989 में लागू हुई थी। अब तक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 6 बार संशोधन किया जा चुका है। नवीनतम संशोधन जो है वो किगाली संशोधन है। आगे इसमें देखें तो 15 अक्टूबर 2016 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकार देशों ने किगाली संशोधन को अंगीकृत किया गया था। किगाली जो है ये रवांडा की राजधानी है। किगाली संशोधन का उद्देश्य विश्व भर में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFC के उत्पादन एवं उपभोग में चरणबद्ध रूप से कटौती करना है। 1 जनवरी 2019 को किगाली संशोधन जो है वो आपका प्रभावी हो गया है। 18 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत द्वारा किगाली संशोधन के अनुसमर्थन को मंजूरी प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि भारत 19 जून 1992 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार बन गया था और तब से इसने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सभी संशोधनों का अनुसमर्थन किया है। भारत वर्ष 2032 से 4 चरणों में HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में चरणबद्ध रूप से कटौती के कार्य को पूरा करेगा। इसके तहत वर्ष 2032 में 10%, 2037 तक 20% और 2042 तक 30% और 2047 तक 85% की संचयी कटौती प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अनुसूची के अनुसार सभी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। आगे देखते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में। इसमें एक सेकंड, HFCs के बारे में। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एवं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स अर्थात CFC और HCFC के गैर ओजोन अवक्षयकारी विकल्प के रूप में प्रचलित किया गया था।
यह जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, इसका ये वर्तमान में एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, एरोसोल, फोम आदि में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये रसायन समतापमंडलीय ओजोन परत का अवक्षय नहीं करते, लेकिन इसमें उच्च वैश्विक तापन क्षमता, ग्रीन हाउस गैसेस या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होती है। और ये आपका जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, इसकी वैश्विक तापन क्षमता 12 से 14,000 तक है। इसके अतिरिक्त किगाली में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकार देश जो है वो HFCs को नियंत्रित पदार्थों, कंट्रोल्ड सब्सटेंस की सूची में शामिल करने पर सहमत हो गए हैं और 2040 के दशक के अंत तक इनके उपयोग में 80 से 85% तक की क्रमिक कटौती की समय सीमा को मंजूरी दी गई है। आगे चलते हैं। अगला है इसमें IPCC जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, ये शॉर्ट में IPCC कहते हैं, कि जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट 2021 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप तथा विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने संयुक्त रूप से 1988 में IPCC अर्थात जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1988 में IPCC की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? यूनेप और विश्व मौसम संगठन के द्वारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का वैज्ञानिक आकलन करना एवं उनके अनुकूलन तथा शमन हेतु उपाय सुझाना है। ध्यातव्य है कि IPCC अर्थात जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की 5वीं आकलन रिपोर्ट 2014 में प्रकाशित की गई थी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देखें तो 9 अगस्त 2021 को जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल द्वारा अपने 6ठे आकलन रिपोर्ट का पहला भाग जारी किया गया था, जिसका शीर्षक क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस जो है बेसिस रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पूर्व औद्योगिक युग के बाद से अब तक वैश्विक तापमान में 1.07 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है और अगले 2 दशकों में पृथ्वी का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर पहुँच जाएगा, इसको पार कर जाएगा। वर्ष 2019 जो है वो पिछले 2 मिलियन वर्षों में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वाला वर्ष रहा है। यहाँ ध्यातव्य है कि 1750 ईस्वी से अब तक कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में 47%, मीथेन की सांद्रता में 156% की वृद्धि हुई है। 2011 से 2020 के मध्य के दशक में आर्कटिक सागर का औसत क्षेत्रफल अपने निम्नतम स्तर पर पहुँच गया। वहीं वैश्विक समुद्री स्तर माध्य भी जो है वर्ष 1900 के बाद तेज़ी से बढ़ा है। इसके अतिरिक्त उल्लेखनीय कि धरती अपने कार्बन बजट की 86% जो है मात्रा पहले ही समाप्त कर चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उनको यहाँ पर देखा। इससे आगे की चीज़ों की जो चर्चा हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।